ये जो बेसिकली लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनका अलग टाइप से सिस्टम काम करेगा सर्कुलेशन के लिए। जैसे सिलेंड्रेट्स और स्पॉन्जेस के लिए तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि ये वाटर कैनाल सिस्टम का यूज करते हैं। अपने सराउंडिंग में जो वाटर रहता है उसको ये अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाएंगे। क्लियर? फिर हमारे बॉडी में जैसे ब्लड घूम रहा है, उनके बॉडी में वाटर के थ्रू क्या करवाते हैं, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो उनके बॉडी में वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। जैसे ऑक्सीजन का जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, तो ये ब्लड आरबीसी कूद के थोड़ी आएगा सेल के पास, ऐसा तो होता नहीं है। तो आरबीसी जो रहता है ये तुम्हारे ब्लड में ही होकर के आगे बढ़ने वाला होता है। तो ये बेसिकली नॉन ट्रांजिट होते हैं। जबकि अगर हम लोग देखेंगे इन न्यूट्रिएंट्स को, तो ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हमारे ब्लड में ट्रांजिट स्टेट में रहते हैं, मतलब ट्रांजिएंट होते हैं। ठीक है? तो ये क्या होंगे, प्रेजेंट इन ट्रांजिट स्टेट। ठीक है, तो आज जो हम लोग का चैप्टर बायो का स्टार्ट होने वाला है, ये तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर होगा। क्लियर? कल हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है, और पैदल तुम लोग कितने मतलब कि बेवकूफ वाला काम किए हुए हो। मैंने सबको बोल करके रखा हुआ था, एक टॉपिक मैंने छोड़ के रखा हुआ था, उसको मैं तुमको चैप्टर के एंड में करवाने वाला था। ठीक है? और प्रीवियस जो तुम्हारे बायो का क्लास हुआ था, किसी ने भी उसको याद करवाया नहीं, तो वो टॉपिक जो है वो हम लोग का छूट गया। मतलब कौन सा टॉपिक है बोला जाए तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? बेसिकली मैंने उसका तुमको ह्यूमन का बताया हुआ था लंग्स के थ्रू, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं गिल्स के थ्रू। ठीक है? और बाकी कुछ फैक्ट्स उसके बचे, हालांकि वो बहुत ज्यादा है नहीं, मुश्किल से 5 मिनट का फ्लो चार्ट बनाना है और उसको तुमको प्रोवाइड करना, बस उतना ही है। तो अभी ये जो हम लोग का सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसी के ही किसी क्लास के एंड में मैं तुमको उसका टेबल बनवा दूंगा। ठीक है? उसका मैं तुमको फ्लो डायग्राम बनवा दूंगा, तो वो टॉपिक भी तुम्हारा कवर हो जाएगा और फिर सारा कुछ इसमें से तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए हेडिंग लगाओ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि तुमको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन फील हो यहाँ पे। हाँ, ये हो सकता है कि कंटेंट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से तुमको थोड़ा सा उसको लर्न करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। बाकी सारे के सारे रिलेटेबल चीजें हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं। और भाई हमारे बॉडी के इनसाइड में क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है, किस पार्ट को क्या बोला जा रहा है, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, ये तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही बॉडी के बारे में देख रहे हैं। एक बार के लिए प्लांट्स बॉडी से हम लोग उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। क्लियर? बट एनिमल्स के केस में जब ह्यूमन बॉडी आ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ के जो 6 चैप्टर्स हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर? और बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ये लेंथी होने वाला होगा नहीं। फिर हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर छूटे हुए हैं, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होने के बाद प्लांट फिजियोलॉजी तो हो चुका था, उसके बाद फिर हम लोग उसके पहले के एलिमेंट्स, जिसमें से तुम्हारा एनिमल का एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जितना भी है उधर, ठीक है, प्लांट्स का एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, वो सब कुछ कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर सबसे एंड में, सबसे आखिरी में। क्लियर है? क्योंकि पूरा कुछ उसमें से लर्निंग एलिमेंट है, तो भाई उसको मैं एकदम आखिरी में करवाने वाला हूं। मान करके चलो कि वो सीधा तुम्हारे जनवरी के महीने में होगा, वो 4 क्लास, मतलब 4 चैप्टर का क्लास। ठीक? तब से पहले हम लोग ये बाकी जितने भी है हमारे, इसको निपटाएंगे, क्योंकि इधर थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट देखने के लिए भी मिलते हैं, उधर तो कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आज के लिए, ये हो जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्लियर? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो देखो, बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डील करने वाले हैं, कि हमारे बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस रहते हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक? तो इसके लिए बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन तुम्हारे ऑर्गन्स भी यूज होने वाले रहेंगे। तो जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ये चैप्टर तुम्हारा बेसिकली डिपेंडेंट है, मान करके चलो, हार्ट पे। क्लियर? हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स और इन सब चीजों पे, और ब्लड हो गया, इन सब चीजों पे हम लोग ज्यादा डील करने वाले रहेंगे। चैप्टर जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब तो सीधी सी बात है कि भाई जो भी चीज हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, उसी को ये रिलेट करने वाला होगा। सेकंड चीज यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड दिया हुआ है, फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स का मतलब सीधी सी बात तुमको पता ही होगा कि वो जो फ्लो करने का टेंडेंसी होगा जिस भी सब्सटेंस में, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस को हर एक पार्ट तक पहुंचाने का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि सेल्स जो है ये हर पार्ट में प्रेजेंट होंगे, और सारे के सारे सेल्स को तुम्हारे ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का, उसके साथ साथ बहुत सारे अदर मटेरियल्स का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो जाहिर सी बात है उनको कंटिन्यूअस सप्लाई का रिक्वायरमेंट होगा, और उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म फंक्शन करना चाहिए हमारे बॉडी के इनसाइड में। ठीक है? और उसके लिए जो लिक्विड पार्ट रहता है, मतलब लिक्विड टाइप का चीज जो फ्लो होने का टेंडेंसी रखे, जैसे फ्लूइड्स हम लोग ले लिए। क्लियर? तो इस टाइप के सब्सटेंसेस जो रहते हैं, अगर इनके थ्रू सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस को हम लोग अगर ट्रांसपोर्ट करवाएं, तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ता है। क्लियर? अब भाई बॉडी के इनसाइड में हम लोग बस और ट्रक तो फिट करेंगे नहीं, ताकि वो सामानों को ले लेकर के इस वाले सेल से उस वाले सेल तक पहुंचाए। क्लियर? तो उसके लिए प्रॉपर जिस सिस्टम हम लोग यूज करने वाले हैं, वो हमारा फ्लूइड मटेरियल का होने वाला होगा बेसिकली। क्लियर है? क्लियर? अब हमारे बॉडी में
अगर फ्लूइड्स की बात करें तो मेनली दो फ्लूइड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही फ्लूइड्स है, बाकी इस चैप्टर से हम लोग को मेनली ये दो फ्लूइड्स हम लोग को डील करना है, बाकी हमारे बॉडी में और भी बहुत ज्यादा टाइप्स के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा हुआ था लंग्स के बीच में भी तुमको फ्लूइड मिला हुआ था, और क्लास 10 का अगर थोड़ा मोड़ा कुछ याद हो तो ब्रेन के इनसाइड में तुम्हारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है जो कि तुम्हारे ब्रेन को कवर करता है, वो भी हम लोग इसी मतलब कि इसी सेशन के ब्रेन वाले चैप्टर में कवर करने वाले होंगे। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारे बॉडी में भी बहुत सारे टाइप से क्या मिलते हैं, फ्लूइड्स मिलते हैं, बट इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को दो ही टाइप के फ्लूइड से डील करना है। ठीक है, दो ही टाइप के फ्लूइड से डील करना है, एक आ जाएगा इसमें से तुम्हारा ब्लड और एक हो जाएगा लिम्फ। ठीक है, एक हो जाएगा ब्लड और एक हो जाएगा यहां से लिम्फ। देखो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर्स का एक क्या बोलना चाहिए, रिकॉल करवा दूं कि टिश्यू वाला चैप्टर जो तुमने कवर किया हुआ रहेगा, यहाँ पे तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है पीछे के चैप्टर्स, तो टिश्यू वाले चैप्टर्स मतलब कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, या फिर हाँ यही जो है, इसमें से तुमने जो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू से डील किया हुआ रहेगा, उसमें से तुमको कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड टिश्यू भी मिला हुआ रहेगा, उसके बारे में जितना डिटेल तुमने उस वाले चैप्टर में किया हुआ था सारा कुछ हम लोग यहाँ पे फिर रिपीट करेंगे। क्लियर? और मैंने तुमको पहले भी बोल दिया था कि बायोलॉजी तुम्हारा इतना बेहतरीन है, इसको अगर 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस अगर पूरा कर लेते हो, मतलब पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट कर लेते हो, तब के केस में तुम्हारे अप्रोक्सीमेट मान करके चलो 25 से 30% सिलेबस रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि चीजें जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, वो लगेगा तुमको कि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, बट होते नहीं है इतने। क्लियर? बस उसको पढ़ने का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे हम लोगों ने देख लिया ब्लड, और सेकंड नंबर पे हम लोग को देखना है यहाँ पे लिम्फ। क्लियर? क्लियर? तो एक एक करके वन बाय वन हम लोग इसको डील करना चालू करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग उठाएंगे ब्लड, जितना खींच पाएंगे पहले देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा होने वाला होगा लिम्फ। तो आज के लिए पहले नंबर का हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे ब्लड। क्लियर? ब्लड, तो जाहिर सी बात है ब्लड जो है इसको हम लोग एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा, एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो जाहिर सी बात है ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसी वजह से इसको कनेक्टिव बोला जा रहा है। फ्लूइड नेचर का होता है इसीलिए इसको फ्लूइड बोला गया है। अब स्पेशलाइज्ड बोलने का जो इसका मीनिंग है, इसके बारे में तुमने टिश्यू वाले चैप्टर में किया होगा, फिर से मैं उसको रिकॉल करवा दूं, और जितने लोगों ने किया हुआ है उनको याद आ जाए, बहुत बढ़िया। नहीं आने वाले भाई मेहनत करो, क्योंकि चीजें रिपीट होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रीवियस चैप्टर्स जहां पे भी तुम लोगों ने किया हुआ है, अगर उनके एलिमेंट्स तुम्हारे दिमाग में नहीं है, हाँ, तो अभी आने वाले चैप्टर्स में तुमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके एलिमेंट्स का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले होंगे। आ गया ये बात समझ में? ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड बोलने का मतलब ये जो टिश्यू रहते हैं इनमें तुमको कोलेजन और इलास्टिन, प्रोटीन फाइबर्स जो रहते हैं ये एब्सेंट होते हैं। कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट। क्लियर? बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं वहां पे तुमको ये भी कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन फाइबर देखने के लिए मिल जाते हैं, बट ये जो ब्लड है, ब्लड में तुमको ये दोनों देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसी वजह से हम लोग इसको एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। क्लियर? क्लियर? इन दोनों के बारे में तुमने पहले भी पढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलो नहीं पढ़े हुए हो तो बहुत बढ़िया, इसको सीधा सीधा लिखो और हाईलाइट मारो, क्योंकि इसको हम लोग फिर से पिछले वाले चैप्टर को करने के टाइम पे रिपीट होगा यही चीज। ठीक है, चलो हाँ, तो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जा रहा है। हमारे बॉडी का मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होने वाला होगा वो तुम्हारा ब्लड ही होने वाला होगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड। क्लियर? मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड, यही हमारे बॉडी का मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो कि पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाला रहेगा सब्सटेंसेस का। ठीक है, क्लियर? तो बस ब्लड के लिए इतना 2-3 लाइन ही चिपका, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें देखेंगे नहीं। अब ध्यान से समझो, कुछ एक एलिमेंट्स तुम्हारे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में दिए हुए हैं, जैसे मान करके चलो इसमें हम लोग को देखना है जैसे सर्कुलेशन। तो बॉडी में सर्कुलेशन
सर्कुलेट करवाने के लिए, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में तुमको डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो बुक के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही तुम्हारा एक दिया हुआ है, चाहो तो उसको एक लाइन में यहाँ पे लिखवा भी रहा हूं, लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज बुक में ही हाईलाइट करो, वो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, लोअर, हम लोग तो हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं भाई, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स की जैसे बात करोगे जिसमें से तुम्हारा मे बी सिलेंट्रेट्स आ जाएंगे और स्पॉन्जेस आ जाएंगे। क्लियर, इन दोनों का नाम तुम्हारे बुक के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में दिया हुआ है। तो ये जो बेसिकली लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनका अलग टाइप से सिस्टम काम करेगा सर्कुलेशन के लिए। जैसे सिलेंट्रेट्स और स्पॉन्जेस के लिए तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि ये वाटर केनाल सिस्टम का यूज करता है, अपने सराउंडिंग में जो वाटर रहता है उसको ये अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाएंगे। क्लियर, फिर हमारे बॉडी में जैसे ब्लड घूम रहा है, उनके बॉडी में वाटर के थ्रू ये क्या करवाते हैं, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, तो उनके बॉडी में वाटर केनाल सिस्टम मिलता है। तो सिंपल स्ट्रक्चर, जिनके बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल है, उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट हम जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके लिए हमारे बॉडी के लिए स्पेसिफिक टाइप के सिस्टम का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर क्लियर, तो एक वहां पे चिपका लेना कि सिलेंट्रेट्स, नोट करके ही लिख लो, लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक sponges and coelentrates use water canal system। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन लिख सकते हो। बस इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग को देखना है नहीं, इतना ही चुपचाप दिमाग में बिठाओ कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करने वाले होंगे, सीधी सी बात। क्लियर क्लियर, चलो भाई, तो इतना नोट डाउन करो जल्दी, फिर हम लोग उतरते हैं ब्लड के बारे में, इसको 1 बाय 1 डिटेल करेंगे। और पार्ट्स तो हैं, ब्लड के भी अच्छे खासे पार्ट्स होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, मोस्टली एलिमेंट्स तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, सीधी सी बात। ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन करो स्पीड में। अच्छा, ये इनका ओरिजिन पता है क्या किसी को? जैसे टिश्यू वाले चैप्टर में तो पढ़े हुए रहोगे कि भाई ब्लड जो है इसका ओरिजिन कौन सा तुम्हारा टिश्यू होने वाला होगा। तो बेसिकली चलो इतना कहाँ टाइम वेस्ट करना, बेसिकली ब्लड जो रहता है ये तुम्हारा, इसका ओरिजिन अगर ये कहाँ से डिराइव हुआ है बोलोगे तो मीजोडर्म से ये डिराइव होता है। क्लियर, जैसे हार्ट हो गया तुम्हारा और ये कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ये तुम्हारे मीजोडर्म इनका ओरिजिन होने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और चिपका लेना, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। देखो ये जो हम लोगों ने 2 लाइन में लिखा हुआ है भाई, ये तो तुम लोगों ने टिश्यू वाले चैप्टर में कवर कर ही लिया होगा, क्योंकि इसके वही चीज जो तो वहां पे पढ़ाया जाता है। बाकी ज्यादा डिटेल जो रहेगा तुम्हारा ब्लड को लेकर के, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे, क्या क्या उसके फंक्शंस रहेंगे, उसके लिए ये चैप्टर है। बाकी ब्लड के बारे में डिटेल जो रहेगा ये तुमको प्रीवियस चैप्टर, मतलब कि बॉडी फ्लूइड, सॉरी टिश्यू वाले चैप्टर में कवर करवा दिया गया रहेगा। तो डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, ठीक है, ठीक है, मतलब ये मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। ठीक है, चलो भाई, तो ये एलिमेंट जो है इसको तुमको याद रखना है, याद रखना है। क्लियर हो गया होगा ये? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले सर्कुलेटरी फ्लूइड के बारे में। लिखो ब्लड। ठीक, देखो ब्लड की अगर बात करेंगे तो ब्लड के बेसिकली तुम्हारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये तो तुमको पहले भी पता होगा, ये क्लास 10 से भी पढ़ते हुए आए हुए हो। तो ब्लड के बेसिकली तुम्हारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लिक्विड कंपोनेंट, एक को बोलेंगे हम लोग सॉलिड कंपोनेंट। ठीक है, तो सॉलिड कंपोनेंट्स और एक हो जाएगा यहां से तुम्हारा लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में तुम देखने वाले रहोगे प्लाज्मा। क्लियर, और सॉलिड कंपोनेंट जो रहता है बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे सेल्स और सेल्स के फ्रेगमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। 2 टाइप के इसमें से सेल्स होंगे और एक तुम्हारा सेल फ्रेगमेंट होगा। क्लियर है? क्लियर, हाँ, थोड़ा सा अब हम लोग को डीप जाना पड़ेगा, जो तुम्हारे बुक्स में लिखे हुए हैं भाई, तो 11th नहीं तो पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा। ठीक, देखो
तो ब्लड के बेसिकली तुम्हारे दो कंपोनेंट्स हैं, एक हो जाएगा फ्लूइड कंपोनेंट जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा, या फिर लिक्विड बोल, ठीक है। बेसिकली बुक में इसका परसेंटेज भी दिया हुआ रहता है 55%, ठीक। हालांकि परसेंटेज के भी डिटेल तुमको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया हो। प्लाज्मा यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 55%। इसके बाद में फिर हम लोग का जो यहाँ पे सॉलिड कंपोनेंट्स, ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर, ये तुम्हारे कॉर्पस्कल्स बेसिकली होने वाले रहेंगे। कॉर्पस्कल्स तो पता ही होगा, फिजिक्स में भी अभी हम लोगों ने डील किया हुआ था। कॉर्पस्कल्स बोलने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्लियर, तो इनको बेसिकली हम लोग कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। क्लियर, कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेसिकली तुम्हारे तीन टाइप के कॉर्पस्कल्स या फिर तीन टाइप के पार्टिकल्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे। एक हो जाएगा यहां बेसिकली दो देखना है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सेल, मतलब दो टाइप के सेल्स आएंगे यहाँ पे, और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा सेल फ्रेगमेंट। क्लियर, सेल फ्रेगमेंट में हम लोग देखने वाले रहेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। क्लियर, मतलब सेल्स के टुकड़े होते हैं, ये जो सेल होता है उसके ये टुकड़े होते हैं। क्लियर, और यहाँ पे जो सेल्स में बेसिकली आने वाला रहेगा ये तुम्हारे दो टाइप से आ जाएंगे, एक हो जाएगा आरबीसी और एक हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। क्लियर, एक हो जाएगा आरबीसी और एक हो जाएगा यहां से डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के फिर तुम्हारे और टाइप्स आने वाले रहेंगे, ग्रेन्युलेटेड और ए ग्रेन्युलेटेड। क्लियर, तो इसमें से फिर उसको हम लोग वहीं पे डील करेंगे, पहले वन बाय वन इसमें से एक एक को तो हम लोग को डिटेल देखना ही है। तो जहां जहां पे जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे वहीं वहीं पे उसका डिटेलिंग हम लोग करते हुए चलेंगे। फिर बेसिकली ये तुम्हारा अच्छा फॉर्म्ड एलिमेंट जो रहेगा तुम्हारा कितना परसेंटेज हो जाएगा यहाँ से 45%। क्लियर, ये हो जाएगा यहाँ से 45%। तो इस हिसाब से प्लाज्मा, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से हम लोग को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इतने को डिटेल में कवर करना है। पहले ये फ्लो डायग्राम बनाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और वहां पे हम लोग आरबीसी को स्टार्ट करेंगे, सॉरी प्लाज्मा स्टार्ट करेंगे। प्लाज्मा पहले, फिर आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। क्लियर, चलो यही ऑर्डर होगा। जल्दी फ्लो डायग्राम बनाओ, जल्दी ये फ्लो डायग्राम बनाओ। डन डन, गुड, वेरी गुड। तो इस हिसाब से अच्छा हाँ ठीक है, डन, गुड। तो इस हिसाब से यहां तक के एलिमेंट्स होने के बाद अब पहले नंबर का हेडिंग लगा प्लाज्मा, ठीक है। अब वहां से हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्लाज्मा। क्लियर, हाँ एक चीज और समझ लो, हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के फ्लूइड्स बनते हैं, मेन तुम्हारा एक ही फ्लूइड है, ठीक है। मेन एक ही फ्लूइड है जो है तुम्हारा ब्लड। बाकी सारे फ्लूइड्स इसी के फिल्ट्रेट होते हैं, मतलब इसी में से कुछ कुछ चीजों को फिल्टर आउट करते हुए जाओगे तो तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स के ब्लड फ्लूइड बनते हुए चलेंगे। जैसे लिम्फ जो है, लिम्फ भी तुम्हारा कहां से आता है, ब्लड से ही आता है, ब्लड का फिल्ट्रेट पार्ट है वो। क्लियर, इसमें से अगर तुम आरबीसी वगैरह निकाल दोगे, कुछ अमाउंट पे डब्ल्यूबीसी, साथ ही साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह मिला करके जब उसको सेपरेट किया जाएगा तो तुम्हारा लिम्फ बन जाता है उसी से। क्लियर, ऐसे तुम्हारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो रहता है वो भी तुम्हारे ब्लड से डिराइव हुआ रहता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का फ्लूइड है, वहां से दूसरे जो फ्लूइड्स रहते हैं वो फिल्ट्रेट होकर के निकलते हैं, ठीक है, मतलब फिल्टर होकर के निकलते हैं। इस हिसाब से हमारे बॉडी का मेन फ्लूइड हम लोग किसको बोल रहे हैं, ब्लड को ही बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तुमको दो चीजों से डील करना है, ब्लड और लिम्फ। तो प्लाज्मा, बेसिकली प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो है ये होता क्या है बोलेंगे तो ये एक विस्कस फ्लूइड होता है। क्लियर, विस्कस फ्लूइड बोलने का मतलब थोड़ा सा चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा। क्लियर, तो इस हिसाब से ये फ्लूइड जो रहता है ये तुम्हारा काम आएगा। यहाँ देखेंगे आगे विस्कस फ्लूइड होता है। साथ ही साथ में इसका जो पीएच की बात करेंगे तो पीएच इसका मान करके चलो 7.2 से लेकर के 7.4 आसपास तक का होगा। क्लियर, 7.2 से लेकर के 7.4 आसपास तक का इसका पीएच होने वाला होता है। स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली बेसिक। ठीक, क्लियर। अब प्लाज्मा जो रहता है ये बहुत सारी चीजों को अपने में कंटेन किया हुआ रहता है, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है। अब खाली पानी तो रहेगा नहीं इस पे, जाहिर सी बात है। क्लियर, वाटर के साथ साथ इसमें तुम्हारे बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ में तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, वाटर तो रहेगा ही रहेगा इसमें, गैसेस, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहता है। क्लियर, तो इसके पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा होगा इसका मेन कॉम्पोजिशन कौन कौन से होंगे या कौन कौन सी चीजों से मिलकर के ये बना हुआ रहता है।
तो यहां पे अब नेक्स्ट लिखेंगे प्लाज्मा, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा लिख। एक चीज इसमें और नोट डाउन कर लेना, बुक में भी लिखा हुआ है कि हालांकि पता ही होगा भाई, इसका कलर तो तुमको वैसे भी पता होगा, इसको बुक में लिखा हुआ है स्ट्रॉ कलर। बेसिकली स्ट्रॉ कलर जो रहता है इसी को हम लोग पेल येलो बोलते हैं। क्लियर, मतलब हल्का सा येलोइश टाइप का रहता है, इसको हम लोग पेल येलो कलर बोलते हैं। तो इसमें लिख लेना कि कलर कौन सा हो जाएगा यहां से, स्ट्रॉ कलर, या फिर इसी को बोल रहे हैं हम लोग पेल येलो। ठीक है, पेल येलो कलर का। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा ब्लड के, सॉरी प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन। तो प्लाज्मा के बेसिकली जितने कॉम्पोजिशन है इसको वन बाय वन यहाँ पे पहले डील करेंगे, देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले प्लाज्मा में जो है ये वाटर आ जाएगा। वाटर का बेसिकली प्लाज्मा में अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो ये तुम्हारा अराउंड 90 to 92% होता है। 90 से लेकर के 92% के आसपास का तुम्हारा यहाँ पे वाटर होने वाला होगा। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला, और सॉरी हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला ये प्रोडक्ट है वाटर। क्लियर, ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सेल्स में भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि हमारे बॉडी में, सॉरी हमारे जो सेल्स होते हैं इनमें 70 to 90% जो रहेगा ये तुम्हारा वाटर कंटेंट रहता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर के बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें से देखेंगे प्रोटीन्स। क्लियर, प्रोटीन्स बेसिकली 6 से लेकर के 8% के आसपास में मिलेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा बुक में डिटेल दिया भी है। 3 टाइप के तुम्हारे प्रोटीन्स दिए हुए हैं, उनके फंक्शंस भी दिए हुए हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो प्रोटीन्स में बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे 3 टाइप के प्रोटीन्स की बात किया हुआ है। ध्यान देना, फ्लो डायग्राम में सारा कुछ कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा फैला के लिखना। तो प्रोटीन्स में बेसिकली 3 टाइप के प्रोटीन्स की बात किया हुआ है। एक हो जाएगा तुम्हारा एल्बुमिन, क्लियर, एक हो जाएगा यहां से ग्लोब्यूलिन, क्लियर, और यहां से एक हो जाएगा एक तो प्रोथ्रोम्बिन देखना है, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया, बाकी ये देखना है हमको, ठीक है। इसमें एक और नाम लिख लेना, फाइब्रिनोजन। क्लियर, प्रोथ्रोम्बिन के बारे में लिखा नहीं है, फाइब्रिनोजन बुक में लिखा हुआ है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको भी हम लोग को यूज करना है। तो ध्यान दो, एल्ब्यूमिन जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा क्या काम करेगा बोलने से, ये मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात करें तो बेसिकली तुम्हारे 3 टाइप के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन निकल करके आएंगे। एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा, और एक आ जाएगा यहां से गामा प्रोटीन, ठीक है। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। जो क्या देख रहे थे, हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन में तुम्हारे 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन वहां पे इन्वॉल्व हुए थे। क्लियर, हीमोग्लोबिन में तुम्हारे 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन इन्वॉल्व हुए थे, और उन्हीं को मिला करके हम लोगों ने एक हीमोग्लोबिन बनाया हुआ था। तो अल्फा और बीटा ये तो तुम्हारे बेसिकली ये जो प्रोटीन्स थे, अब याद करो हम लोगों का पिछला वाला चैप्टर जिसमें कि हम लोगों ने साफ साफ ये देखा था कि अल्फा और बीटा जो प्रोटीन चेन है ये तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन होता है। किसी को अगर गामा याद हो तो जल्दी से चैट पे लिख करके बताओ, तब तक मैं इसका डिटेल लिखता हूं। यहाँ अल्फा और बीटा प्रोटीन जो रहेंगे ये तुम्हारे कौन से प्रोटीन हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। क्लियर, ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। और गामा प्रोटीन जो रहता है ये बेसिकली इम्यूनो प्रोटीन होता है, जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करने वाला है या उसमें हेल्प करने वाला होगा। तो ये क्या होता है, एक इम्यूनो प्रोटीन होता है, इम्यूनो प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन हो जाएंगे अल्फा बीटा, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन तो चलो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के निकल लिया,
कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने देखा हुआ था कि प्रोटीन चेन से बाइंड होता है, तो प्रोटीन चेन में यहाँ पे मिलेगा क्या, अल्फा और बीटा प्रोटीन मिलेंगे, सीधी सी बात, क्लियर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन हो गया, ये तुम्हारा इम्यूनो प्रोटीन हो गया, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन से प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना, आईएमपी चिपका लेना बाजू में, ये टेबल में तो आईएमपी चिपका ही लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तुमको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन हो गया, एक हो जाएगा यहां से इम्यूनो प्रोटीन, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, इनका बेसिकली जो यूज रहता है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में होता है, इनका यूज किसमें होता है, ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, ठीक है। बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है ये हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और चिपका लेना, प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, क्लियर, प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, इनको एक्टिवेट करने के लिए आएगा है कुछ, ठीक है। और भी मतलब ये पूरा एक मैकेनिज्म चलता है। तो अभी हम लोग आगे जब ब्लड कोगुलेशन देखेंगे या ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल डील करना है कि किस टाइप से, जैसे ही चोट लगता है तो फिर जैसे ही हमारा जो टिश्यू रहता है या ब्लड टिश्यू जो है, जो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है फिर पूरा एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो उसके बारे में वन बाय वन हम लोग डील करेंगे भाई ये ब्लड क्लॉटिंग जो है या ब्लड कोगुलेशन जो है ये होता कैसे है। अभी के लिए तो फिलहाल इतने कोई तुमको दिमाग में बिठाना है। तो ये सेकंड नंबर आ गया यहाँ से प्रोटीन, पहले नंबर पे देखे तो वाटर, सेकंड नंबर पे आ जाएगा यहाँ से प्रोटीन, थर्ड नंबर यहाँ पे देखो, थर्ड नंबर पे यहाँ से आ जाएंगे तुम्हारे जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ठीक है। बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स रहने वाले होंगे ये आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेना नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली कौन से आ जाएंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, ध्यान देना। बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में रहते हैं ये स्टैटिक होकर के नहीं रहने वाले, जैसे मान करके चलो ब्लड यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है, इसी के साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी बाकी जो कुछ मटेरियल्स रहने वाले होंगे ये इसके साथ साथ में फ्लो होते हैं, मतलब ये स्टैटिक स्टेट में, यहां से ना उधर जाएंगे ना इधर से उधर जाएंगे, क्लियर। जैसे ऑक्सीजन का जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो ये ब्लड आरबीसी कूद के थोड़ी जाएगा सेल के पास, ऐसा तो होता नहीं है। तो आरबीसी जो रहता है ये तुम्हारे ब्लड में ही होकर के आगे बढ़ने वाला होता है, तो ये बेसिकली नॉन ट्रांजिट होते हैं। जबकि अगर हम लोग देखेंगे इन न्यूट्रिएंट्स को, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं हमारे ब्लड में ट्रांजिट स्टेट में रहते हैं, मतलब ट्रांजिएंट होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या होंगे, प्रेजेंट इन ट्रांजिट स्टेट, पहले लिखो फिर समझाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट्स, ठीक है। ट्रांजिएंट्स बोलने का मतलब ये ब्लड में उसी के साथ साथ फ्लो करके नहीं जाने वाले, क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट सेल्स में होता है। तो बेसिकली ये तुम्हारे ब्लड वेसल से सेल्स में, सेल्स से ब्लड वेसल्स में, इस टाइप से ये क्या होता है, ट्रांजिट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बोलने का मतलब, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड में रह करके घूमने वाले नहीं है, ये ब्लड में, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह, और साथ ही साथ में ये ब्लड के बाहर भी जाएंगे टिश्यूज और सेल के इनसाइड में। यहाँ पे जैसे ग्लूकोज घूम रहा है तो ग्लूकोज का ब्लड में क्या काम, ग्लूकोज का यूज हम लोग को बेसिकली सेल्स में करना है, ठीक है। तब के केस में यहाँ पे ये जो भी तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांजिएंट हो जाएंगे, मतलब ट्रांजिट होने वाले होते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्लियर क्लियर। तो ये आ जाएंगे भाई यहाँ से तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट अगर बात करोगे कि ब्लड में और क्या होता है तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आयंस, ये थर्ड नंबर था न्यूट्रिएंट्स, फोर्थ नंबर इस पे आयंस। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से टाइप के आयंस मिलते हैं, तो बेसिक आयंस तो तुमको भी पता होगा, जैसे हमारे बॉडी में मिलेगा एक तो सोडियम आयन मिलेगा, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस मिलने वाला होगा, क्लोराइड आयन मिलेगा मतलब Cl माइनस, इसके साथ साथ कैल्शियम 2+ भी मिलेगा, क्लोराइड माइनस मतलब क्लोरीन माइनस 1 माइनस हो गया, ये Ca2+ भी मिलेगा, और बेहतरीन सा एक हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में एक आयन किया हुआ था कार्बोनिक आयन, ठीक है, HCO3 माइनस, क्लियर क्लियर। तो ये सारे के सारे और भी बहुत सारे टाइप्स के आयंस मिलेंगे, इतने को तुमको दिमाग में बिठाना है, आ गया होगा ये समझ में। तो यहां से आयंस भी तुम्हारे आ गए। आयंस के बाद फिफ्थ नंबर इस पे लिखो गैसेस,
देखो नेक्स्ट में क्या आ जाएंगे, गैसेस। गैसेस में कौन कौन से हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो बेसिकली इन्हीं इन्हीं चीजों का क्या किया जाता है, ब्लड के थ्रू या प्लाज्मा के थ्रू इनको मिला करके ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे गैसेस भी मिलने वाले हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारा कुछ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, तो 6 नंबर पे इस पे हम लोग देखेंगे हार्मोन्स। क्लियर, बहुत सारे टाइप्स के हार्मोन्स भी हमारे ब्लड में सॉरी प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाले होंगे। इनका भी ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है ये थ्रू प्लाज्मा ही होता है। और हार्मोन्स वाले चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल डील करेंगे, तो अभी सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं। क्लियर, नेक्स्ट। और इसमें से तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा बोलने से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जैसे यूरिया। ठीक है, यूरिया। तो ये आ जाएंगे तुम्हारे, क्या बोलना चाहिए, प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन, कौन कौन से एलिमेंट्स तुम्हारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं उनको लेकर के डिटेलिंग। ठीक है, क्लियर। चलो जल्दी से ये फ्लो डायग्राम बनाओ, सारे के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वन बाय वन बिना कुछ छोड़े सबको लिखो। ठीक, क्लियर, जल्दी बनाओ जल्दी। ये चीजें बेसिकली दिमाग में बिठाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो इनके फंक्शन, इनके फंक्शन क्या बोलना चाहिए, प्रोटीन्स के, साथ ही साथ में यहाँ पे जो हम लोग अल्फा और बीटा, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन बोल रहे हैं। गामा क्या है तुम्हारा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब इम्यूनो प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाएगा इसको, डिटेल हम लोग देखेंगे आगे में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इम्यूनो प्रोटीन। उसके साथ साथ में यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, इनका बेसिक फंक्शन क्या है बोलोगे, तो एल्बुमिन का क्या है, मेंटेनेंस ऑफ जो भी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस। उसके बाद फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ये तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन और क्या बोलना चाहिए इसको, इम्यून सिस्टम बनाने का काम करने वाले रहेंगे, उसमें ये हेल्प करने वाले रहेंगे। साथ ही साथ में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, ये तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले होंगे। ये याद रखना, न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं तुम्हारे ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब ब्लड के पार्टिकल्स के जैसे वो ब्लड में ही रहने वाले नहीं है, ये ब्लड से बाहर भी आना जाना करते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोला जा रहा है, ट्रांजिएंट बोला जा रहा है। और साथ ही साथ बाकी इधर के एलिमेंट्स ना याद करो तो भी चल जाएगा, सारे तुम्हारे थ्योरेटिकल आंसर के लिए है। अगर स्कूल एग्जाम में पूछा जाए तब के केस में थ्योरेटिकल आंसर चिपकाने के लिए ये सब तुमको लिखना है। यहां से क्या क्वेश्चन देगा, अरे बात समझ, मेन एलिमेंट्स तुम्हारे इतने में प्रेजेंट, और परसेंटेज से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो परसेंटेज जितने तुम्हारे लिखे हुए रहेंगे उसको तो एज इट इज रट्टा मार लो सीधा। इसीलिए तो थोड़ा सा कल मतलब कि जो पिछले वाले क्लास में मैं बोल रहा था कि परसेंटेज से डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी फिर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग परसेंटेज के सिचुएशंस रखा हुआ है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा हुआ था हीमोग्लोबिन का 15% लेकर के, इस वाले चैप्टर में हीमोग्लोबिन को लिखा हुआ है 12 से लेकर के 16% परसेंटेज। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन परसेंटेज पे देता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होगा ही होगा। आ रहा बात समझ में, ठीक है। चलो तो इतने को जल्दी नोट डाउन करो तो स्पीड में। अच्छा सीरम के बारे में यहीं पे लिखवा दे क्या, एक लाइन तो लिखना है, एक ही लाइन लिखना है, लिख लो तो यहीं पे सीरम नोट करके लिख लो, इसके बारे में डिटेल तो देखना है नहीं, बस एक लाइन में एनसीईआरटी में तुम्हारे पैराग्राफ के आखिरी लाइन में चिपकाया है। ठीक, सीरम। सीरम बेसिकली होता क्या है अगर बोलोगे, तो अगर प्लाज्मा में से हम लोग ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दें, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर प्लाज्मा से बाहर निकाल दिया जाए तो तुम्हारा बचा हुआ एलिमेंट जो रहेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं सीरम। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक, क्लियर, बस चिपकाओ जल्दी चिपकाओ, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि होगा आरबीसी। ऐसे ही फ्लो डायग्राम के हिसाब से ही लिखना, क्योंकि ये चैप्टर में आने वाले जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में तुमको भी पता है कहीं पे इस टाइप से फ्लो डायग्राम नहीं बनाता, ना ही टेबुलेशन करता है, बहुत ही ऊपर ऊपर से निकालता है, सारी चीजों को पूरे कंजस्टेड वे में एक ही पैराग्राफ में ठूस ठूस करके रखा हुआ रहता है। अगर इसको ऐसे टाइप से फैला के नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर उसको सेपरेट नहीं करोगे, तब के केस में तुमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं हर एक टॉपिक को तुमको फ्लो डायग्राम से करवाता हूँ। क्लियर, क्योंकि इसमें तुम्हारे एलिमेंट्स जो रहते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने में तुमको फिर आसानी पड़े। चलो 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 जल्दी लिखो भाई, आरबीसी कम से कम खत्म करें आज। डन, गुड। तो नेक्स्ट, अब ये तो प्लाज्मा हो गया कवर, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहां से फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हेडिंग लगाओ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
ध्यान दो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स करने से पहले मैं तुमको एक बेसिक एलिमेंट्स यहां से बता देता हूं जिनका यूज हम लोग को आगे में करना है। ठीक, तो जैसे मान करके चलो हम लोगों ने अपने बॉडी का, ये तो तुमको पता ही होगा, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इन सभी के फॉर्मेशन का जो प्लेस रहता है ये बोन मैरो होता है। ये तो पिछले भी क्लास में पढ़े हुए थे भाई, क्लास 10th में भी इसके बारे में दिया हुआ था, भले बहुत ज्यादा डिटेल था नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन तुमको जहां पे भी तुमने क्लास किया हुआ रहेगा तुमको बताया गया रहेगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन रहता है ये तुम्हारे बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे। ध्यान दो, जैसे हमारे बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, ठीक, हमारे बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं इनको हम लोग, इन बोन्स को हम लोग दो पार्ट्स में अभी फिलहाल के लिए डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे जैसे मान करके चलो मैंने रेड टाइप से कुछ कुछ बनाया हुआ है, और ये बीच में येलो पार्ट्स। चलो, तो इस हिसाब से बेसिकली ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट में रेड कलर से तुमको दिख रहा होगा डॉटेड डॉट्स, और यहाँ पे तुमको बीच में येलो कलर का डॉट दिख रहा होगा। बेसिकली ये जो रेड पार्ट्स रहते हैं एंड साइड में, बोन्स के एंड में ये प्रेजेंट होने वाले रहेंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे रेड बोन मैरो। बोन मैरो जो रहता है वो तुम्हारे बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इनको हम लोग बोलेंगे रेड बोन मैरो। क्लियर, और ये हो जाएगा यहां से येलो बोन मैरो। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल तो एनसीईआरटी कवर करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको हल्का फुल्का बता देता हूं। येलो बोन मैरो जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा फैट कंटेन किया हुआ रहता है, फैट कंटेन किया हुआ रहता है, ये बेसिकली तुम्हारे एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें, ये हो जाएगा स्टोर फैट, स्टोर फैट। क्लियर, ये फैट स्टोर किया हुआ रहेगा, और साथ ही साथ में सॉरी कंटेन फैट लिखो भाई, कंटेन फैट स्टोर एनर्जी। कंटेन्स फैट एंड स्टोर्स एनर्जी। ठीक, एक मिनट इसको जल्दी लिखो इतने को, फिर आगे कंटिन्यू कराता है। एक मिनट जस्ट वेट करना, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग कहां पे थे, आ रहा होगा वॉइस, वॉइस एक बार चेक कर लेना भाई, क्या माइक ऑफ हुआ था तो शायद साउंड ना आ रहा हो या कुछ डिस्टॉर्टेड आ रहा हो, एक बार चेक कर लेना। क्लियर क्लियर, गुड। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बेसिकली तुमको क्या बता रहा था, ये है रेड बोन मैरो। ठीक है, तो रेड बोन मैरो जो रहता है इसके पास स्टेम सेल तो होंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे होंगे इसके स्टेम सेल्स। क्लियर, स्टेम सेल्स। तो देखो हमारे बॉडी में हो, प्लांट्स की बॉडी में हो, बहुत सारे टाइप के सेल्स मिलते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे तुमको मैं एक, हालांकि कुछ लोग के लिए नया टर्म होगा, कुछ लोगों ने पहले भी सुना हुआ रहेगा, टोटीपोटेंट और क्या बोलना चाहिए मल्टीपोटेंट, ये नाम सुने हुए हो क्या कभी? टोटीपोटेंट किसको बोला जाता है, मल्टीपोटेंट किसको बोला जाता है, कभी नाम सुने हुए हो ना? तो समझो, टोटीपोटेंट हम लोग उन सारे पार्ट्स को बोलते हैं जहां से तुम्हारे पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए। जैसे प्लांट्स के बहुत सारे टिश्यू ऐसे रहते हैं जो कि तुम्हारे टोटीपोटेंट होते हैं, जहां से हम लोग सीधा का सीधा पूरे प्लांट्स को डेवलप करवा सकते हैं, इसी वजह से उनको टोटीपोटेंट बोलते हैं। टोटीपोटेंट मतलब कि इसको एक तरीके से ऐसे समझो, टोटी से टोटल समझ लो और पोटेंट का मतलब पोटेंशियल समझ लो। तो टोटल पोटेंशियल जिन सेल्स के पास में होता है पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का, उनको बोलते हैं टोटीपोटेंट।
ठीक है। कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं ये तुम्हारे मल्टीपल चीजों को क्या बोलना चाहिए, डिराइव कर पाएंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं मल्टीपोटेंट। तो बेसिकली यहाँ के जो स्टेम सेल्स रहते हैं तुम्हारे मल्टीपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट बोलने का मतलब ये तुम्हारे एक से ज्यादा पार्ट्स को डेवलप करवाएंगे, एक से ज्यादा पार्ट्स को फॉर्म करवाने वाले होंगे। टोटीपोटेंट पूरे बॉडी को क्या करता है, फॉर्म करवाता है, और मल्टीपोटेंट जो रहता है ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को फॉर्म करवाता है। आ गया ये समझ में, ठीक है। तो ये दो टर्म जो मैंने अभी चिपकाया हुआ है तुम्हारे लिए, इसको अच्छे से याद रखे रहना, क्योंकि ये वर्ड तुमको बहुत ज्यादा अभी आगे में भी और क्लास 12 में भी भर भर करके देखने के लिए मिलने वाला है। क्लियर। तो टोटीपोटेंट एक हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से मल्टीपोटेंट। तो बेसिकली ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये मल्टीपोटेंट होते हैं। ये बनाएंगे क्या अगर बोलोगे, तो ये जो स्टेम सेल्स हैं यही तुम्हारे फॉर्म करने वाले रहते हैं आरबीसी, यही तुम्हारे फॉर्म करने वाले रहेंगे डब्ल्यूबीसी, और यही तुम्हारे फॉर्म करने वाले रहेंगे प्लेटलेट्स। क्लियर। अब ध्यान से समझो, आरबीसी यहां से, आरबीसी यहां से, डब्ल्यूबीसी यहां से, प्लेटलेट्स, ये जो तीन डिफरेंट चीजें फॉर्म हुए हैं इनके फॉर्मेशन के लिए अलग अलग पाथवे होता है। कुछ एक प्रोसीजर से आरबीसी बनेगा, किसी दूसरे प्रोसीजर से यहां से डब्ल्यूबीसी बनेगा, किसी तीसरे प्रोसीजर से यहां से प्लेटलेट्स बनने वाला होगा। आ गया ये समझ में। तो ये अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना, क्योंकि यहां से हम लोग को प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा देखना है। ये जब स्टेम सेल्स हम लोग देखेंगे तो आगे में ये तुम्हारे जो भी ये कहां से बना हुआ है एक्चुअली में इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को डील करना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना भेजे में बिठाओ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है ये तुम्हारे कहां से आ रहे हैं, स्टेम सेल से आ रहे हैं। स्टेम सेल कहां पे प्रेजेंट है, कौन से वाले पार्ट के, रेड बोन मैरो वाले पार्ट्स के। रेड बोन मैरो से तुम्हारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनने वाले रहेंगे, और साथ ही साथ में डब्ल्यूबीसी जो सॉरी येलो बोन मैरो का जो पार्ट है ये तुम्हारा फैट कंटेन किया हुआ रहता है, जो कि एनर्जी स्टोर करने का काम करने वाला होगा। ये चीज समझ में आ गया होगा। ये बुक में नहीं दिया हुआ है इतना डिटेल, इसको मैं आगे के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए तुमको बता रहा हूं। इसको लिखो जल्दी, फिर हम लोग चालू करेंगे आरबीसी। बनाओ पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, जितना मैंने बोला हुआ है वो भी लिखो, और यहां पे लिखना इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप्स। एक स्टेप में ये तुरंत नहीं बनने वाला आरबीसी। स्टेम सेल्स जो है ये तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हुए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को डिफरेंट वे में बनाएगा। क्लियर। एक तरीके से आरबीसी बनेगा, दूसरे तरीके से डब्ल्यूबीसी, तीसरे तरीके से प्लेटलेट्स फॉर्म होने वाला है। आ गया इतना समझ में। चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आरबीसी। जल्दी करो जल्दी। डन, गुड। नेक्स्ट, अब यहां से हम लोग देखेंगे आरबीसी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आरबीसी। आरबीसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या, इराथ्रोसाइट्स। क्लियर। इराथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ब्लड के रेड बोन मैरो से जो स्टेम सेल्स थे वहां से आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे या इराथ्रोपोएसिस। क्या बोला जाएगा इसको, इराथ्रोपोएसिस। ठीक है। तो फॉर्मेशन प्रोसेस, इराथ्रोपोएसिस। ठीक है। आरबीसी, अब आरबीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इनका अमाउंट कितना होता है अगर बोला जाएगा तो ये 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है। 100 ml का अगर ब्लड लेंगे तो उसमें से तुम्हारे ये नंबर मुझे देखने के लिए मिलेगा, मतलब 50 लाख से लेकर के 55 लाख। ये हम लोगों ने मिलियन में लिखा हुआ है, तो अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 50 to 55 lakhs। लिख ले रहना, नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको एग्जाम में लैख के फॉर्म में भी दे दे, क्या पता भाई मिलियंस के फॉर्म में ना दे, ऑप्शन चार्ट तो तुमको लैख के फॉर्म में दे दे, और दोनों ऑप्शन चिपका हुआ रहेगा। तो अगर नंबर याद रखे हुए रहोगे, जाहिर सी बात है 5 to 5.5 मार्क के आओगे। इससे बढ़िया है यूनिट्स अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना, किसको मिलियंस में लिया जा रहा है, किसको लैख में लिया जा रहा है। आगे ये समझ में, ठीक है, क्लियर। चलो अब इराथ्रोपोएसिस ये हो गया। नेक्स्ट सॉरी प्रोसेस हो गया। इसके बाद फिर ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां से अमाउंट कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। नेक्स्ट, अगर इनके लाइफ स्पेन की बात, एक काम करो, ये जो फॉर्मेशन इनका होता है ये हमारे खास करके ह्यूमन के केस में अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग कंडीशंस में तुम्हारा ये अलग अलग जगह पे फॉर्म होने वाला होगा। जैसे इन ह्यूमन, अगर हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें,
तो ये तुम्हारा फॉर्म होगा योग सैक में। योग सैक में, ठीक है। अब योग सैक क्या होता है इसके बारे में अब देखना हम लोग को नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये तुम्हारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट का है। तो योग सैक जो रहता है ये तुम्हारा जो भी न्यू बॉर्न वहां पे ऑफस्प्रिंग आने वाला होगा उसको उसके आरबीसी का फॉर्मेशन योग सैक के इनसाइड में होने वाला होगा। क्लियर? ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करता है तो उसके अर्ली स्टेज की बात किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करेंगे, इस केस में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ये तुम्हारे लीवर और स्प्लीन में होता है। लीवर और स्प्लीन, ध्यान देना, लीवर और स्प्लीन में तुम्हारे आरबीसी का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और लीवर और स्प्लीन को ही आरबीसी का हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। एनसीईआरटी के बुक में ग्रेवयार्ड के नाम पे सिर्फ स्प्लीन दिया हुआ है, तो तुमको बस स्प्लीन याद रखना है, बाकी लीवर भी उसका ग्रेवयार्ड होता है। मतलब आरबीसी का डेथ जो होगा या आरबीसी जो डाई होने वाले रहेंगे ये तुम्हारे कहां पे, स्प्लीन और लीवर में। क्लियर? वहां पे आरबीसी का डेथ होता है। तो बेसिकली इन्हीं को हम लोग ये आरबीसी का फॉर्मेशन भी करवाते हैं और साथ ही साथ में आरबीसी को खत्म भी करवाते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज का। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन की बात करें, तब के केस में हमारे यहाँ पे कहां पे बनेगा, बोन मैरो में। क्लियर? ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो में फॉर्म होने वाला रहता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है ये तुम्हारा 120 डेज का होगा। क्लियर? और इसका जो डेथ होता है कहां पे होगा, बुक में तुम्हारा सिर्फ स्प्लीन लिखा हुआ है तो सिर्फ स्प्लीन लो। क्लियर? बाकी लीवर में भी तुम्हारे आरबीसी के डेथ होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा स्प्लीन। क्लियर? क्लियर? इसका मेन फंक्शन क्या अगर बोलोगे तो मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। अब इनके इतने कंटेंट्स के अलावा इस वाले पैराग्राफ में तुम्हारे हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, और पिछले 2 चैप्टर्स में मैंने तुमको उसको भर भर करके डिटेल लिखवाया है। तो और उसके एक्स्ट्रा डिटेल्स तुमको लिखने का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक बार हो सके तो बुक रीडिंग मार लेना, तुमको उससे कम ही एलिमेंट्स वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं पे तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 12 से लेकर के 16%। ठीक, 100 ml जो ब्लड रहता है ये हीमोग्लोबिन 12 से लेकर के 16% कंटेन करने वाला होगा। हीमोग्लोबिन के बेसिकली तुम्हारे 2 पार्ट्स होने वाले रहेंगे, एक हो जाएगा हीम पार्ट, एक हो जाएगा ग्लोबुलिन पार्ट। जो हीम पार्ट रहता है वो तुम्हारा आयरन कंटेन किया हुआ रहता है, ग्लोबुलिन पार्ट जो रहता है तुम्हारा प्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो आयरन कंटेंट पार्ट मतलब हीमोग्लोबिन जो रहेगा तुम्हारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ग्लोबुलिन पार्ट जो है मतलब प्रोटीन पार्ट जो है ये तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चाहो तो जितने एलिमेंट्स अभी मैंने चिल्लाया है उसको नीचे में चुपचाप लिख डालो, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में कंप्लीट लिखा हुआ था। ठीक, और नहीं अगर पिछले वाले एलिमेंट्स अच्छे से याद है तो इतने कोई जल्दी से छापो, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे जल्दी। अच्छा, शेप्स में, हाँ तो इसके शेप्स की बात कर रहे हैं, जैसे शेप्स लिख लो भाई, शेप भी लिख लो। ठीक है, शेप, इसका शेप कैसा होता है आरबीसी का, ये तुम्हारा सर्कुलर शेप में होगा, बाई कनकेव होता है, तो लिखो सर्कुलर बाई कनकेव। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट ध्यान दो, मेनली कंफ्यूजन यहीं पे होता है, ध्यान दो, वेट देखो, शेप तो हम लोगों ने लिख लिया। अब न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे तो इसको तुमको ए न्यूक्लिएटेड भी बोला जाएगा और साथ ही साथ में ई न्यूक्लिएटेड भी बोला जाएगा, ध्यान देना। न्यूक्लियस ये हो जाएगा एब्सेंट। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग ए न्यूक्लियस भी बोलते हैं और ई न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ई न्यूक्लियर और इसको ए न्यूक्लियर भी बोला जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से समझो, ई न्यूक्लियर कब बोलते हैं, जब भी न्यूक्लियस जो रहेगा वो मैच्योरेशन के टाइम पे सेल से बाहर निकल जाएगा, तब के केस में उसको ई न्यूक्लियर बोला जाएगा। तो न्यूक्लियस में जाहिर सी बात है मैच्योरेशन का टाइम जब आता है तो मैच्योरेशन के टाइम पे यहां से तुम्हारा न्यूक्लियस जो रहता है वो रिमूव हो जाता है। क्लियर?
तो ए न्यूक्लियर हो गया। और ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ही ना हो उसको हम लोग ए न्यूक्लियर बोलते हैं। तो इसी वजह से किसी बुक में तुमको ए न्यूक्लियर भी देखने के लिए मिलेगा और किसी बुक में ए न्यूक्लियर भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोनों ही टर्म्स अच्छे से चिपका लो इसी के साथ में। ई न्यूक्लियर भी बोलेंगे या ई न्यूक्लिएटेड, बढ़िया अगर बोलोगे तो इसको ई न्यूक्लिएटेड बोला जाएगा, ई न्यूक्लिएटेड, क्लियर, या फिर ए न्यूक्लिएटेड, क्लियर, जो लिखना चाहो लिख लो, करेक्ट है दोनों, ठीक है, क्लियर। तो ए न्यूक्लिएटेड भी होगा और ई न्यूक्लिएटेड भी होगा, दोनों में मतलब समझ में आ गया रहेगा, क्लियर। ई न्यूक्लिएटेड बोलने का मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे जिसका न्यूक्लियस बाहर निकल जाए। कुल मिलाकर के दोनों ही केसेस में न्यूक्लियस उसके अंदर में नहीं रहने वाले, ठीक। तो इसीलिए ये दोनों टर्म्स तुमको मोस्टली बुक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। बस तो ये था तुम्हारा आरबीसी को लेकर के डिटेलिंग, जल्दी लिखो इतने को। फिर डब्ल्यूबीसी हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिकली आज उसके टाइप्स ही देखेंगे, डिटेल आज नहीं करवाएंगे क्योंकि इसके इतने डेटा हो चुके हैं और उसमें फिर उतने डेटा आने वाले रहेंगे। कल वाले क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे भी पहुंच जाएंगे सीधा। अब थोड़े से क्या है, इधर वाले चैप्टर स्पीड में निकलते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में सारे के सारे नए टर्म्स तुमको बताने होते हैं, इसी वजह से बहुत स्लो चलता है। अब इधर के चैप्टर्स जो है थोड़े से स्पीड चलेंगे, ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी। अच्छा, पर mm क्यूब, हाँ ये क्यूब, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग ल्यूकोसाइट। बेसिकली इनका नंबर कितना होता है हमारे बॉडी, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी रहते हैं तुम्हारे न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस मिलेगा, साथ ही साथ में इनका नंबर ऐसे लिखो न्यूक्लिएटेड, क्लियर। इनका अगर नंबर की बात किया जाए तो नंबर्स में ये होते हैं तुम्हारे 6000 से लेकर के 8000, ठीक है, पर mm क्यूब, क्लियर। पर मिलीमीटर क्यूब में तुमको कितने देखने के लिए मिलेंगे, 6000 से लेकर के 8000 आसपास में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस हिसाब से इनका नंबर कितना हो गया यहां से 6000 से लेकर के 8000 पर mm क्यूब, और ये न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड, क्लियर है, क्लियर। इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के बेसिकली तुम्हारे दो टाइप से मिलने वाले होंगे, डब्ल्यूबीसी के तुम्हारे दो टाइप्स मिलने वाले रहेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ग्रेन्युलोसाइट, और एक आ जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट्स, बुक में तुम्हारा ये लिखा हुआ है, क्लियर, क्लियर। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स ये दो टाइप के तुम्हारे डब्ल्यूबीसी होने वाले रहेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स में जाहिर सी बात है तुम्हारे पार्टिकल्स मिलने वाले रहेंगे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने वाले रहेंगे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में तुम्हारे पार्टिकल्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं, क्लियर। अब इनके जो टाइप्स है उनका डिटेलिंग अब हम लोग को करना है कल, क्लियर। बेसिकली इसमें तुम्हारे 3 टाइप्स आएंगे, इसमें तुम्हारे 2 टाइप्स आएंगे, क्लियर है। इसमें जैसे न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा, बेसोफिल्स आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसमें तुम्हारे मोनोसाइट्स आ जाएंगे, ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे। तो इसमें तुमको टोटल 5 टाइप्स देखने हैं और पांचों का क्लासिफिकेशन देखना है विथ डेटा। तो कितने कितने परसेंटेज में अवेलेबल होंगे, कितने कितने उसके क्या क्या उसका शेप होने वाला होगा, कैसे उसके न्यूक्लियाई होने वाले रहेंगे, सारा कुछ बुक में तुम्हारा डिटेल दिया हुआ है। तो अगर उसका डिटेल देखना है तो यहाँ पे तो कवर करेंगे नहीं उसको, ठीक, एक साथ में सबको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्ट बाय पार्ट करोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग उसका जो प्रॉपर एक वे होगा उसको करने का, ठीक है, उसको पढ़ने का, वो तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं। तो इसी वजह से ये टॉपिक जैसे स्टार्ट किया, तो इसको जैसे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को स्टार्ट किया मतलब उसी दिन में खत्म करना था, वैसे ही ये पार्ट्स को भी जिस दिन स्टार्ट किए उसी दिन में इसको हम लोग को खत्म करना होगा। आ गया ये समझ में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। तो इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो और बाकी कल देखेंगे।